ईवीएस पेडागोजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद टॉपिक यहीं से शुरू हो जाएगा। तो देख लो क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं सिलेबस में। एक कंसेप्ट आ रहा है, कंसेप्ट और स्कोप ऑफ ईवीएस आ रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस आएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स कैसे हैं, और फिर उसके बाद स्कोप है, रिलेशन क्या है साइंस और सोशल साइंस में, अप्रोचेस क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, और प्रैक्टिकल वर्क क्या है, डिस्कशन क्या है, सीसीई क्या है, टीचिंग एड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें ईवीएस के हिंदी में सिलेबस बता रखा है। लेक्चर हमेशा दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लेक्चर रहेगा। ठीक है भाई, तो आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ईवीएस पेडागोजी, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र। इसके बारे में हम देखते हैं हमें क्यों ज़रूरी होता है शिक्षण शास्त्र। एक टीचर के रूप में हमें शिक्षण शास्त्र क्यों, कैसे, कब पढ़ना चाहिए, किस लिए ज़रूरी है। तो इसकी बात के बारे में हम देखते हैं क्यों, कैसे, कब पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और बच्चे से यूज टू होना चाहिए, ये किस लिए होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पेडागोजी के बारे में बता रखा है। पेडागोजी में ये सारी चीज़ें क्यों है, इसका आंसर कौन देगा, एनसीएफ देगा। नेशनल, एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2005। ठीक है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बताएगा इसका आंसर। ठीक है, 2005 इसका आंसर देगा। हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में एनसीएफ कहेंगे। अब आगे एनसीएफ जब भी मेंशन करूंगा तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एनसीएफ ईवीएस टीचिंग में एनसीएफ ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, क्या क्या सिफारिश की है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, एनसीएफ कहता है कि स्कूल को आउटसाइड की दुनिया से जोड़ दो, लिंक करो। जो स्कूली नॉलेज है ना, बाहर की नॉलेज से जोड़ो, एप्लीकेशन होना चाहिए उसका बाहर की दुनिया में। दूसरा क्या है, बच्चे के विचारों को वैल्यू करो। जैसे कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा है तो ये मत बोलो कि भाई आप मतलब छोटी बातें करो या बड़ी बातें, कोई छोटी बड़ी बातें नहीं, जो भी उसके आइडियाज़ हैं उस आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, उनके विचारों को एक्सेप्ट करना है, तवज्जो देना है, वैल्यू करनी है उनकी। और फिर उसके बाद बच्चे के एक्सपीरियंसेस को भी वैल्यू देनी है कि भाई उसने कैसे कैसे कोई चीज़ एक्सपीरियंस करा। छोटा बच्चा है लेकिन एक्सपीरियंस, उसकी बातों के जो एक्सपीरियंस है, जो अपनी बातें बता रहा है, उस एक्सपीरियंस की वैल्यू करनी है। बहुत अच्छा करा आपने, या उसके बारे में जानना है। उसके एक्सपीरियंस जब हम सुनते हैं ना तो उसकी कमियों के बारे में जान पाते हैं कि बच्चा कैसा है। ठीक है, और जब कैसा है, किस हिसाब का है, तो पता चल जाता है कि कैसे टीचिंग करनी है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम बच्चे की बात भी सुने, बाहर की नॉलेज से लिंक करें, बच्चे के अनुभव को भी शेयर करें, तो कैसा क्लासरूम हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर, जहाँ पे बच्चे को केंद्र में रख के बात की जाए। टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करे, उसको मार्गदर्शन दे, लेकिन मेन मार्ग पर कौन रहेगा, बच्चा ही रहेगा। बाल केंद्रित, बाल को सेंटर में रखा जाएगा, चिल्ड्रन को सेंटर में रखा जाएगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहेंगे। फिर उसके बाद बच्चे के मन में एक डर रहता है। बच्चे के मन में क्या डर रहता है कि स्कूल जाएंगे तो टीचर पिटाई करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे को फोबिया होता है स्कूल जाने का, तो वो जो डर है ना कि भाई आज काम नहीं करा है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, धीरे धीरे उस फियर को कम करना है। स्कूल में जो स्कूल आने का फियर है बच्चे को, उसको क्या करना है, रिमूव करना है, हटा देना है। बच्चे को वहाँ पे स्कूल में आने से खुशी मिले, ऐसा करना है। ठीक है, और कैसा पढ़ाई करना है, किस चीज़ पे प्रोसेस देना, प्रक्रिया आधारित अधिगम करना चाहिए। प्रोसेस बेस्ड लर्निंग पर बल देना चाहिए, ना कि उत्पाद आधारित अधिगम पे, प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग पे। मतलब अब क्या होता है, ये सारी स्टोरी सुन ले। देखो प्रोसेस क्या होता है कि कोई चीज़ काम कैसे हो रहा है। जैसे खाना बनाना है तो आप कैसे कैसे खाना बनाते हो, वो सारी चीज़ें क्या है, प्रोसेस है। अब
सारी चीज जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक वो प्रोसेस चल रही है। जब एक बार खाना बन गया, जैसे सपोज करो रोटी बन गई और चावल दाल सब कुछ बन गया, ये तो ये क्या है, रिजल्ट है। तो बच्चे को क्या करना है कि वो कैसे पढ़ाई कर रहा है वो देखना है, उस चीज पे देखना है कि पढ़ाई ऐसे करनी है, जैसे ऐसे बनाना है। भाई टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है, रिजल्ट नहीं देखना, उसको बनाना आ रहा है कि नहीं है, पेन होल्डिंग आ रहा है कि नहीं है, पेन होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको बोलना लिखना आ रहा है, बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखना बेशक से ना आए उसको, लेकिन बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो मतलब हमें रिजल्ट नहीं देखना, प्रोडक्ट नहीं देखना, रिजल्ट नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि वो कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। रिजल्ट देखना है सिर्फ, रिजल्ट नहीं देखना है, ओनली क्या देखना है, प्रोसेस, प्रक्रिया कैसे काम कर रहे हैं ये देखना है। ठीक है, बात क्लियर। आगे आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है, बच्चे को अपने हाथ से करने दिया जाए। जैसे कोई लेटर बना रहा है, जैसे सपोज करो एफ बनाने में बच्चे की दिक्कत होती है, एफ बनाने में दिक्कत होती है। तो अगर एफ बनाने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसको खुद करने के लिए दिया जाए कि भाई हाँ टेढ़ा मेढ़ा बना दे, कभी एफ ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, तो करने दो। जब वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेगा तो वो गलत करना भी सही की तरफ बढ़ना होता है। ठीक है, अभी ऐसे बना रहा है, फिर ऐसे बना रहा है, फिर एक टाइम बाद ऐसे बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि गलत, अगर ये 2 बार गलत कर रहा है ना, मतलब अगली बार सही करेगा, तो सही तक पहुंचने का रास्ता होता है गलत करके जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक तो ग्रुप एक्टिविटी करो। ग्रुप एक्टिविटी, बच्चे अपने जैसे दोस्तों को मिलेंगे, 4-5 दोस्त मिलेंगे, तो उनका क्या है कि आपस में एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे चारों दोस्त, तो क्या होगा, उनका मतलब उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनके ज्ञान वर्धन होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, एक बच्चे से, जैसे सपोज करो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे अपनी बातें शेयर करें, 4 बच्चे अपनी बातें शेयर करें। ये सारी बातें जब शेयर करेंगे तो आपस में क्या है कि जैसे खाने के ऊपर शेयर हो गया कि आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या खाया, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ये तीनों आपस में शेयर करें। तीन से भी बहुत सारी चीजें होंगी कि आपके यहाँ ये बनता है, कैसे होता है, मतलब फैमिली के सारी चीजें, आउटर नॉलेज को लिंक कर लेते हैं एक दूसरे के घर से। और इसमें क्या हो जाता है, ग्रुप एक्टिविटी से एक दूसरे से समझने लग जाते हैं, तो कौन से भावना आ जाती है, सोशलिज्म होने लग जाता है। सोशलिज्म मतलब समाजीकरण इनका होने लग जाता है बच्चों का। ठीक है, अब अगला क्या है देखते हैं भाई, पर्यावरण अध्ययन क्या है। पर्यावरण अध्ययन क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है। एनवायरमेंटल स्टडी क्या है, साइंस, एसएसटी और एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन मिलके ये क्या बना देते हैं, ईवीएस के लिए एनवायरमेंटल स्टडी बना देते हैं, ईवीएस बना देते हैं। ठीक है, अब हमें हिंदी में जान लेना है, एनवायरमेंटल स्टडी के लिए पर्यावरण अध्ययन किससे किससे बनता है, एक तो विज्ञान से मिलके बन गया, एक सामाजिक विज्ञान से, और पर्यावरण शिक्षा से। ये 3 चीज मिलके क्या बना देते हैं, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, जब ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग है, वैसे साइंस अलग है, सोशल साइंस अलग है, पर्यावरण अलग है, पर्यावरण शिक्षा अलग है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है, इनको जब ज्वाइन कर लिया जाता है, ज्वाइन करके पढ़ा जाता है, तो उस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं, समग्र दृष्टिकोण कहते हैं, होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। कि भाई साइंस है, एसएसटी है, और फिर उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है। ये तीनों मिलके एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, मतलब कई सारी चीजें एक ही अप्रोच में पढ़े जाए, उसको क्या कहेंगे, समग्र दृष्टिकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समग्र दृष्टिकोण कहेंगे। अब आगे क्या है कि भाई इंटर डिसिप्लिनरी, मतलब ये क्या है कि एक सब्जेक्ट को, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ के देखना। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, ईवीएस है, ईवीएस पढ़ते टाइम में हम कहीं ना कहीं लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज भाई ईवीएस अगर पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई भाषा होगी, चाहे इंग्लिश होगी, चाहे हिंदी होगी, चाहे अदर कोई लैंग्वेज होगी, कुछ ना कुछ लैंग्वेज से रिलेट हो रहा है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा साइंस भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, साइंस तो इसी का पार्ट है। साइंस के साथ साथ में मैथ्स भी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा।
मैथ्स यूज होगा थोड़ा सा कि भाई कितने किलोमीटर जाना, कितने किलोमीटर आना, रेलवे ट्रैक वगैरह के बारे में जानना है ना। तो धीरे धीरे मैथ्स के भी बारे में यहाँ पे इंक्लूड होगी, स्पीड के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे, तो मैथ्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। तो इनको क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी। अब आ जाते हैं, ये क्या है, बच्चे के अल्टरनेटिव कंसेप्ट को वैल्यू देना है। अल्टरनेटिव कंसेप्ट क्या होते हैं, वैकल्पिक संप्रत्यय। वैकल्पिक संप्रत्यय क्या होते हैं, मतलब बच्चा कोई और दूसरे ऑप्शन से काम करने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इस तरीके, एक तरीका इस तरीके से हो रहा है, तो बच्चे के भी तरीके को देखना है, दूसरे तरीके को भी वैल्यू देनी है, तो उसके मतलब बच्चे के तरीके को भी वैल्यू देना भी क्या हो जाता है, अल्टरनेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है थीमेटिक अप्रोच से पढ़ाई करवानी चाहिए। थीमेटिक अप्रोच क्या होते हैं उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। भाई सबसे पहले 6 थीम्स हैं ईवीएस में। कितनी थीम्स है ईवीएस में, कितनी थीम्स है, 6 थीम्स हैं। पर्यावरण अध्ययन में कितनी थीम्स हैं, 6 थीम्स हैं। पूरा चैप्टर कितने थीम्स में डिवाइड है, पूरे बुक कितने में डिवाइड है, 6 थीम्स में पूरा चैप्टर इन्हीं बेसिस पे डिवाइड है। सबसे पहले थीम का क्या नाम है, परिवार व मित्र। परिवार व मित्र, इसमें 4 सब थीम्स आते हैं, जैसे रिलेशन आ गया, संबंध आ गया, जानवर आ गए, पेड़ पौधे आ गए, कार्य व खेल आ गए। ठीक है, पहले वाले थीम में। दूसरा वाला थीम क्या है, भोजन है। क्या है, भोजन है। तीसरा थीम क्या है, आवास है, जहां हम रहते हैं। पानी भी एक थीम है, वाटर। यात्रा, ट्रैवल भी है, कहाँ हम घूमने जाते, कैसे हैं, भारत के हर एक कोने के बारे में जानते हैं। ठीक, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, ये भी 6 थीम्स, ये 6 थीम्स हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 थीम्स हो गए। और ये कितने हैं, 4 सब थीम्स हो गए। क्या हो गए, 4 सब थीम्स। उप थीम क्या है, ये 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है सीटेट में, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इंग्लिश में जान लेते हैं इनका क्या क्या नाम है। फैमिली एंड फ्रेंड्स पहला है, रिलेशनशिप्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वर्क्स एंड प्ले। अब दूसरा वाला क्या है, मील मतलब फूड, कहीं कहीं फूड देगा, कहीं कहीं मील देगा। अगले वाले में अकोमोडेशन मतलब शेल्टर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में वाटर, पानी। ठीक है, उससे अगले वाले में ट्रैवल, कहाँ हम घूमने जाते हैं, यात्रा वगैरह। फिर उसके बाद द थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, ये हो गए आपके 6 थीम्स हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, बुक कैसी होगी एनसीएफ के अकॉर्डिंग, बुक और करिकुलम कैसा होगा ईवीएस का, उसके बारे में जान लेते हैं कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो देखा जाए, फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई बुक नहीं है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में, प्राइमरी के फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई बुक नहीं है। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से इनको ईवीएस पढ़ना है, एनवायरमेंटल स्टडी करना है। कैसे, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से, इसमें साफ साफ दिया गया है एनसीएफ में कि भाई मैथ्स और लैंग्वेज से आप क्या है, ईवीएस पढ़ाओगे पहले 2 क्लासेस में। फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैथ्स और लैंग्वेज से पढ़ाओगे, और कोई भी चीज नहीं पढ़ाओगे, आप किसी चीज का यूज नहीं करोगे। सिर्फ इन्हीं दोनों चीज का यूज करके आप एनवायरमेंटल स्टडी करोगे और बाहर की बातें यूज करोगे। कोई अदर टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए पहली और दूसरी क्लास में। ऐसा किसने कहा था, एनसीएफ ने तो कहा था, लेकिन किसके रिकमेंडेशन से, किसके सलाह से कहा था, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1993। कौन था उस टाइम में समिति में, यशपाल समिति ने। और कौन सी बातों की सिफारिश की थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो इसलिए बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए पहले दूसरी क्लास का, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज करोगे तो वो अपनी नॉलेज को क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं टेक्स्ट बुक लगवा देते हैं, हम सब टेक्स्ट बुक लगवा देते हैं, तो बच्चे किताबी ज्ञान जानेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जानेंगे, और इनसे बर्डन भी कम होगा। आगे क्या है, 3rd क्लास में और 4th क्लास में और 5th क्लास में एक बुक आई है जिसका नाम है लुकिंग अराउंड।
और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आसपास कहेंगे। ठीक है, बुक देख लेते हैं भाई। थर्ड क्लास की बुक कैसी है? थर्ड क्लास की ये रही बुक, लुकिंग अराउंड की। आसपास की तीसरी क्लास की। अगले वाले में भाई चौथी क्लास की है, लुकिंग अराउंड, और इसमें क्या है, चौथी क्लास दे रखी है। अगले वाले में भी फिफ्थ क्लास के हैं, और फिफ्थ पांचवी क्लास, कक्षा 5 के लिए। ठीक है, बुक देख लिया आपने, बुक का फ्रंट पेज देख लिया आपने। अब भाई आगे आ जाते हैं भाई। सबसे पहले विदाउट बर्डन वाले में, लर्निंग विदाउट बर्डन में क्या है, रोट लर्निंग को क्या है, रोकना है। सबसे पहले रटने पर रोक है। ठीक है, रटवाना नहीं है किसी चीज़ को। और सबसे पहले डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, इंक्लूड डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अब जैसे दिल्ली के किसी स्कूल के टीचर ने क्या है, सिर्फ दिल्ली के एग्जाम्पल दे रहा है, दिल्ली के मतलब परिवेश का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो टीचर, तो वो गलत है। ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्पल देने चाहिए। रीज़न क्या है कि हर पृष्ठभूमि का बच्चा है वहाँ पे, हर एरिया का, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई जम्मू कश्मीर से है। तो हर टाइप के बच्चे को तरह तरह के एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या है कि टीचर को हर टाइप के एग्जाम्पल, हर स्टेट के एग्जाम्पल इंक्लूड करनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में। क्या कह रहा है कि एजुकेशन को क्या करना है, लोकल लेवल से लेना है, मतलब अपने घर से बात करनी शुरू करनी है। जैसे अभी जहाँ पे बच्चा है वहीं से लोकल से बात करनी है, फिर पूरी दुनिया की बात करनी है। लोकल है, फिर उस दुनिया की बात करनी है कि भाई दुनिया में ये ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे ये है, इस स्टेट में। पहले अपने पास में, मतलब अपने एरिया में इंडिया तक के एग्जाम्पल दो, फिर उसके बाद बाहर के भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। लेकिन पहले आप जहाँ पे जिस एरिया में हो उस टाइप के प्लांट, एनिमल और इन सारी चीज़ों को फिर उसके बाद दूसरी जगह के एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। ठीक है ना, पहले अपने एरिया के सारे एग्जाम्पल से कनेक्ट करो, फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड की, दुनिया के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले उद्देश्य क्या है पेडागोजी पढ़ाने का। और पेडागोजी जब टीचर पढ़ लेता है तो वो क्या कर देता है कि अपने उन सारी चीज़ों को आत्मसात कर निकल लेता है, और वो सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे को पढ़ाने में एप्लीकेबल करता है। तो बच्चों को जितना फ्री करवाया जाए, टीचर जितना लिबरल रहेगा, जितना उसको बच्चे को बर्डन नहीं देगा, प्यार से पढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा कि बच्चे प्रश्न पूछ सकेंगे। उससे प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, प्रश्न पूछने से उनकी हेजिटेशन खत्म होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी कि भाई हाँ ऐसे है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं बच्चे। फिर उसके बाद है जो एनवायरनमेंट के प्रति, एनवायरनमेंट के, अगर आप अच्छे एनवायरमेंटल एजुकेशन के टीचर हो, एनवायरमेंटल स्टडी के टीचर हो, ईवीएस के टीचर हो, तो वो क्या कहेंगे, बच्चे के मन में आप बचपन से ही एनवायरनमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति क्या है, एक अच्छी विचार डाल सकते हो, पैदा कर सकते हो उसके दिमाग में। ठीक है, और बच्चे को संवेदनशील भी बना सकते हो। अच्छे विचार डालने का मतलब क्या है, वो संवेदनशील हो जाएगा पर्यावरण के लिए, और जब पर्यावरण के लिए संवेदनशील हो जाएगा तो पर्यावरण के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करेगा। अगला क्या है, बच्चे के थॉट्स भी प्रमोट होंगे, प्रमोट थॉट्स ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चों के थॉट्स को भी प्रमोट होगा, मतलब आगे बढ़ावा मिलेगा कि बच्चे भाई जो सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, सोचने का नज़रिया भी बहुत बदलेगा बच्चों का। फिर उसके बाद कौशलों का विकास होगा, स्किल्स डेवलप होंगी, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप होंगी कि भाई कौन सा काम कैसे करना है, सारी चीज़ें। एक तो साथ में पढ़ेंगे तो सोशलाइजेशन वगैरह होंगी और सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे स्किल्स डेवलप होंगे। मोटर स्किल्स डेवलप होंगी भाई, लिखने पढ़ने से, लिखने पढ़ने से भाई उसकी मांसपेशियाँ, उंगलियाँ ठीक चलने लग जाएंगी। तो कई सारे कौशलों का विकास होगा। जिज्ञासा का पोषण होगा। ठीक है ना, जिज्ञासा जो होगी बच्चों के अंदर, क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए, वो सारी चीजें क्या होंगी भाई, वो अगर क्यूरियस होगा बच्चा तो एक तरीके से क्या है, साइंटिस्ट बन जाएगा फ्यूचर में जाके। तो क्यूरियोसिटी वगैरह उनका समाधान करना, एक अप्रोच सीख जाएंगे कि कैसे करना है, तो आगे जाके और अच्छी पढ़ाई करेंगे।
ठीक है, सभी संस्कृति व लोगों का आदर करना भी सीख जाएंगे। भाई डाइवर्सिटी है, ये नहीं कहेंगे भाई हम ही एक्सट्रीम लेवल के बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि भाई अपने आप को बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल के मानते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसे मानने लग जाते हैं। लेकिन जब आप अच्छे टीचर रहोगे, उसमें सारे एग्जाम्पल हर संस्कृति के डालोगे, तो बच्चे क्या करेंगे, हर संस्कृति का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो